अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग। फर्स्ट ईयर की बायो के साथ बच्चों मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कल का जो हमारा टॉपिक था वो था फूड प्रिजर्वेशन, फूड की हिफाजत करना। और फूड प्रिजर्वेशन के लिए हमने यहाँ पे मुख्तलिफ जो प्रोसीजर है वो हमने पढ़े थे, जैसे कि प्लांट ब्रीडिंग करना और एनिमल ब्रीडिंग करना, नंबर 2 पोल्ट्री फार्म बनाना, फूड प्रिजर्वेशन करना, फूड प्रोडक्शन था टॉपिक। और उसके बाद फिर ये बायोलॉजिकल कंट्रोल किस तरह किया जाता है ये मैंने आपको कल बताया। ये हमने 5 पॉइंट इसके पढ़ लिए थे और एक विद एग्जांपल के साथ। आज हमारे पास जो पॉइंट नंबर है वो पॉइंट नंबर 6-7 है। 6 पे जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक लिखा हुआ है और 7 पे हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक लिखा हुआ है। मैं ये दोनों आपको प्रोसीजर जो है वो डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको टेक्स्ट बुक की तरफ आना चाह रहा हूँ। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो पेज नंबर 10 पे बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड है। इसी के मैंने पॉइंट बनाए थे। सबसे पहला पॉइंट था फूड प्रोडक्शन, और फूड प्रोडक्शन के आपने 7 पॉइंट वो पढ़ रहे हैं। और उसके बाद फिर आ जाता है पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पे डिजीज कंट्रोल से ऊपर ऊपर जितना भी है ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हर टर्म जो है वो मैंने आपको उसकी डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है। तो आप इसको कल भी आपको बताया था कि ये टॉपिक थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है, और लेकिन ये है कि मैं जो एक्सप्लेन करूँगा तरतीब से और पूरी पूरी हर टर्म्स को एक्सप्लेन करूँगा कि वो कैसे हैं। और जैसे कि पेस्चराइजेशन के बारे में भी आपने पढ़ा। और आज जो हमारे पास ये है कि पेज नंबर 11 पे जो डिटेल है उसको हम स्टडी करेंगे कि वो क्या है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। और पेज नंबर पॉइंट नंबर 6 जो हमारे पास है इसको हमने देखना है। पॉइंट नंबर 6 जो है वो आपका पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग या टिश्यू कल्चर टेक्निक लिखा हुआ है पेज नंबर 11 पे। तो यही है, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन दी गई है। ये डेफिनेशन आपने ज़रा पॉइंट आउट कर लेनी है। लिखा हुआ है जीन्स ऑफ द डिजीज रेजिस्टेंस, ऐसी जीन्स जो बीमारियों की मुजामत पैदा करती है, यानी कि बीमारियों को रोकती है। एंड अदर डिज़ायरेबल करैक्टर्स, और दूसरी खसूसियात वाली जीन्स आर इंट्रोड्यूसिंग इनटू प्लांट, वो प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, मुतारफ़ करवा रहे हैं। बाय यूजिंग दिस टेक्निक, कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल करके? जेनेटिक इंजीनियरिंग को। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करके हम ये टेक्निक जो ना उसमें मुतारफ़ करवा रहे हैं। और इस तरह क्या होता है कि जो प्लांट है वो बीमारियों के खिलाफ मुजामत हासिल कर लेते हैं, रेजिस्टेंस हासिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो बीमारियां हैं वो प्लांट को कुछ नहीं कह सकती और हम इजीली प्लांट को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है सच एज ट्रांसजेनिक प्लांट, जैसे कि ट्रांसजेनिक प्लांट है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ये आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लिखा है प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर बाहर से डीएनए एंटर किया जाए, इनकॉर्पोरेटेड एंटर करना इनटू दियर सेल, उनके सेल्स में। यानी कि उनके पास अपना डीएनए तो है ही है, लेकिन अपने डीएनए के साथ साथ हमने क्या किया कि बाहर से डीएनए एंटर किया है। वो जो बाहर से डीएनए एंटर किया है वो डीएनए उनको बीमारियों से महफूज रखेगा। ऐसे प्लांट्स को हम नाम देते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। तो इसका मतलब समझ आ गया आपको ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट में कैन बी प्रोपागेटेड, यानी कि प्रोपागेट का मतलब ग्रोथ करना या प्रोडक्शन करना। कैन बी प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। तो कहते हैं इसकी ग्रोथ कर सकते हैं बाय क्लोनिंग, क्लोनिंग के जरिए। अब क्लोनिंग क्या चीज़ है इसको हम देखते हैं क्लोनिंग क्या है। लिखा है प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स सेल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जानदार की, ऑर्गेनिजम्स जानदार की या फिर सेल की कॉपीज बनाना। लेकिन ऐसी कॉपी बनाना कि सारी की सारी कॉपी जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसी हाँ। तो उसको हम तरीकाकार को नाम देते हैं क्लोनिंग का। क्लोनिंग का मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा कि क्लोनिंग क्या होती है इसका। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लोनिंग, वो आगे आएगा। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ क्लोनिंग। तो यहाँ पे बस इसकी डेफिनेशन दी गई है, ये आपने याद रखनी है कि प्रोडक्शन जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म या सेल्स बाय एसेक्सुअल प्रोडक्शन, ये सेक्सुअल प्रोडक्शन का हिस्सा है। यूजिंग स्पेशल टेक्निक सच एज, ये हम तरीकाकार कर सकते हैं खास टेक्निक से। कौन सी टेक्निक से? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टिश्यू कल्चर टेक्निक, टिश्यू कल्चर टेक्निक से। ठीक है, अब टिश्यू कल्चर टेक्निक को हमने आगे जो ना पॉइंट नंबर 7 पे हमने एक्सप्लेन किया, जिसको हमने हेडिंग दी है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक।
हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या होती है वो हम देखते हैं। इज यूज टू द टेस्ट वेदर अ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल ऑफ प्लांट और नॉट। कहते हैं ये तरीकाकार हम तब करते हैं जिसमें हमें पता लगना हो कि कोई ख़ास न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट के लिए ठीक है या नहीं ठीक। इन दिस टेक्निक द प्लांट आर ग्रोन इन एरिएटेड। इसमें क्या किया जाता है कि प्लांट को ग्रो किया जाता है एरिएटेड वाटर में। एरिएटेड वाटर कौन सा वाटर होता है? ऐसा वाटर जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, ठीक है। टू विच न्यूट्रिएंट्स मिनरल साल्ट्स हैव बीन एडिड, और उस वाटर के अंदर क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं जो ऐड किए जाते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग हाउएवर इज नॉट येट टू पॉसिबल। कहते हैं अभी फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है। कहाँ पे पॉसिबल नहीं है? मतलब यहाँ पे ज़मीन पे। और लेकिन इसका तरीकाकार पॉसिबल तो है, लेकिन इसका जो तरीकाकार है वो आमतौर पर एस्ट्रोनॉट्स जो कि खलाबाज होते हैं वो आगे जाते हैं और वहाँ पे तो ज़मीन नहीं होती, उन्होंने ऐसे आर्टिफिशियल तरीकाकार से क्या करना होता है? वेजिटेबल ग्रोइंग करनी होती है, तो वो इसका तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का। तो बच्चों मैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को ज़रा डिटेल में मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे ज़रा बॉक्स में देखें, बॉक्स में हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको ज़रा बताता हूँ ये किस तरह किया जाता है। कह रहा है इन हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक आ रिसर्चर बाद द रूट्स ऑफ द प्लांट इन अ सोल्यूशन। क्या करता है रिसर्चर के सबसे पहले प्लांट को लेता है और प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनको बात करता है, उनको यानी कि धोता है, साफ़ करता है। किस में साफ़ करता है? सॉल्यूशंस में। वो सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है? आगे लिखा है ऑफ वेरियस मिनरल डिसॉल्व इन नॉन एज द कंसंट्रेशन। वो उस सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस कहते हैं। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें मुख्तलिफ मिनरल्स या साल्ट वगैरह मौजूद हों, डिसॉल्व हों, उसको हम कंसंट्रेशंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या है कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है, उसमें हम उसको बात करते हैं। एरिएटेड द वाटर प्रोवाइड, फिर ऑक्सीजन वाला पानी उनको मुहैया करते हैं रूट्स को विद ऑक्सीजन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। क्यों मुहैया करते हैं? ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके, सेलुलर रेस्पिरेशन कर सके। अब पर्टिकुलर मिनरल, एक खास मिनरल उसमें ऐड किया जाता है, जैसे वो पोटाशियम हो सकता है। कैन बी ओमिटेड फ्रॉम द कल्चर मीडियम। ओमिट का मतलब होता है निकाल देना, तर्क करना, ठीक है। तो मतलब ये है कि कोई ख़ास मिनरल, अब जारी सी बात है एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में सारे मिनरल्स मौजूद हैं, हमने ऑक्सीजन वाला पानी भी दे दिया है। अब हमने ये पता करना है कौन सा न्यूट्रिएंट्स उसके लिए, प्लांट के लिए ज़रूरी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हम ख़ास जो मिनरल होगा, जैसे पोटाशियम है, हम उसको ओमिट कर देंगे। ओमिट का मतलब निकाल देना, हम उसको निकाल देंगे। ये क्यों? ये टेस्ट करने के लिए वेदर इट इज़ असेंशियल टू प्लांट, कि क्या ये प्लांट के लिए ज़रूरी है कि नहीं। अगर जब हम उसको निकाल देंगे तो प्लांट की ग्रोथ में इफेक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो पोटाशियम है ये बहुत ज़रूरी है उस प्लांट के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। आगे कह रहे हैं इफ़ द एलिमेंट एडिड डिलीटेड फ्रॉम द मिनरल सोल्यूशन। जैसे कि हमने उसमें से वो मिनरल सोल्यूशन में से वो निकाल दिया था एलिमेंट, इट इज़ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और वो है बिन एसेंशियल ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है पोटाशियम। पोटाशियम की बिना तो वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। देन द इनकम्प्लीट मीडियम, जब हम किसी सोल्यूशन में से एसेंशियल एलिमेंट निकाल देते हैं जैसे कि पोटाशियम है, तो ऐसे मीडियम को हम नाम देते हैं इनकम्प्लीट मीडियम। या सिंपल वर्ड में आप इनकम्प्लीट मीडियम ऐसे मीडियम को कह सकते हो जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद ना हो ग्रोथ के लिए, यानी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद ना हो, तो ऐसे मीडियम को हम ना, किसी एक की भी कमी हो, ऐसे मीडियम को हम इनकम्प्लीट मीडियम का नाम देते हैं। तो कहते हैं वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, विल काज प्लांट अबनॉर्मल, जिस वजह से क्या होगा, प्लांट में अबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, अबनॉर्मल हो जाएगा। इन अपीयरेंस कंपेयर्ड विद द कंट्रोल ग्रोथ और कंप्लीट मिनरल मीडियम। अब हमें क्या करेंगे कि जब वो अबनॉर्मल हो जाएगा तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उसको रखना पड़ेगा कंप्लीट मिनरल मीडियम में। कंप्लीट देखो दो मीडियम होते हैं, एक इनकम्प्लीट मीडियम होता है, एक कंप्लीट मीडियम होता है। कंप्लीट मीडियम वो होता है, मीडियम होता है जिसमें प्लांट्स के लिए सोल्यूशन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हों जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे मिनरल्स को हम नाम देते हैं कंप्लीट मीडियम, ठीक है। तो अगर हम उसको इनकम्प्लीट मीडियम में रखेंगे तो उसकी ग्रोथ अब नॉर्मल हो जाएगी, और इसलिए हमें उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट मीडियम में रखना पड़ेगा। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द मिनरल डेफिशिएंसी, मिनरल की जब कमी होती है तो सबसे आम जो अलामत है उसकी वो क्या होती है कि ग्रोथ आर डिसकलर्ड लीव, ग्रोथ स्टंट ग्रोथ, एक तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। जब किसी मतलब एलिमेंट्स की या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो सबसे पहला दो इफेक्ट है,
जो कि आपको शो हो जाएगा कि इसमें इनकम्प्लीट मीडियम है, ये कंप्लीट मीडियम नहीं है। एक तो ये है कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंट ग्रोथ, और दूसरा क्या हो जाएगा, डिसकलर्ड लीव। डिसकलर यानी कि जो पत्ते होते हैं उनका जो कलर है वो उतरना शुरू हो जाएगा, डिसकलर्ड हो जाएगा, ठीक है, येलो शुरू हो जाएंगे पत्ते। तो ये हमारे पास पूरा हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है, हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आप खुद भी इसको परफॉर्म कर सकते हो कि किसी एक मीडियम में आप सोल्यूशन लेते हो, उसमें हर सारे के सारे आप न्यूट्रेंट्स मिनरल डालें और प्लांट को रख दें वहाँ पे। अगर वो अच्छे तरीके से ग्रो करेगा तो आपका कंप्लीट मीडियम है। अगर वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रहा, या तो उसकी ग्रोथ रुक रही है या डिसकलर्ड हो रहा है लीव, तो फिर वो कौन सा में है, इनकम्प्लीट मीडियम है। तो बच्चों ये हमारा फूड प्रोडक्शन का जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने इसके 7 पॉइंट्स रीड किए हैं जो कि आपके पेज नंबर 10 और 11 पे है। अब हमारे पास डिजीज कंट्रोल आ जाता है। डिजीज कंट्रोल को हम कल स्टार्ट करेंगे कि डिजीज कंट्रोल क्या होता है। पेज नंबर 11 पे जो लिखा हुआ है उसकी डिटेल जो है हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको समझे और इसको समझने की कोशिश करें। कुछ समझ ना आए तो आप मेरे से कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। और मेरे फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट चैप्टर है जो अभी हम रीड कर रहे हैं, इसके जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को चाहिए तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। और दूसरा ये है कि अगर वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरा अभी फर्स्ट लेक्चर सुना है तो वो मेरे पुराने लेक्चर को अगर सुनना चाहते हैं तो मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मेंशन कर दूंगा। और बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर आने वाला नया लेसन जो ना वो टाइम पे मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो बच्चों कल के टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़।